दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव अब अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। बस आखिरी चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। आज शाम को जो चुनाव प्रचार था वो थम गया। मोदी जी भी अपना निकल लिए, कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। वहां बताया जा रहा है कि 54 घंटे का मौन व्रत करेंगे। पूजा अर्चना की वो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने चुनाव आयोग के समक्ष इस बात को रखा है कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में वो बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए थे, वहाँ पे तपस्या की तस्वीरें आ रही थी, वो चुनाव को प्रभावित कर रही थी, वैसे ही 1 तारीख को भी उनके मौन व्रत की तस्वीरें आएंगी। लेकिन न तो चुनाव आयोग को इस पर कोई आपत्ति है, न कोई फर्क पड़ता है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी ने, अगर चुनाव आयोग में रीढ़ होती, अगर वो जिंदा होता तो शायद कोई एक्शन लिया होता। उससे उम्मीद करना ही बेकार है। इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जनता के हाथ में पावर है और वही इस चुनाव में फैसला करने जा रही है। और उसका फैसला क्या होगा, उसके मुद्दों का चयन होगा या किसी भावुकता में वो पब्लिक भी बह जाएगी। हालांकि मैं मानता हूं कि भावुकता का पुट बहुत कम होता है किसी भी चुनाव में। 19 में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया था, वो दरअसल विपक्ष ने उस इशू को छोड़ दिया था, उस चुनाव को ही गिव अप कर दिया था। और यही वजह थी कि 303 सीटें निकाल करके ले गए नरेंद्र मोदी। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की उन 13 सीटों की बात करूंगा, उनका जातिगत समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हैं, इसकी बात करूंगा और फिर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पड़ना किसका भारी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, कुल मिलाकर के तो 1 तारीख को 57 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 है। ये डीप पूर्वांचल का जो हिस्सा है, इसे अगर मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहूं तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और मोदी जी के बनारस के बीच ये जंगे मैदान है। और इस कुरुक्षेत्र में वो 13 लोकसभा की सीटें कौन कौन सी हैं, जरा मैं पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। 2 आरक्षित सीटें हैं, बांसगांव और रावर्ट्सगंज। बांसगांव कांग्रेस पार्टी के पास है इंडिया अलायंस में, और रावर्ट्सगंज सपा के खाते में। इसके अलावा महाराजगंज गोरखपुर योगी जी का है। कुशीनगर के अलावा देवरिया है, घोसी है, सलेमपुर है, बलिया है, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर, ये सीटें हैं। अब इन सीटों पर जो पेशबंदी की गई है इंडिया अलायंस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने 13 में से जो 11 सामान्य सीटें हैं, उन सामान्य सीटों पर अधिकांश अपर कास्ट को टिकट दिया है। उसमें अगर आप देखें तो आपके महाराजगंज में, इधर गोरखपुर में रवि किशन हैं, शुक्ला जी हैं। कुशीनगर में जरूर रविंद्र कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया है। कुशीनगर में विजय कुमार दुबे को टिकट दिया है, ये भी आपके ब्राह्मण समाज से आते हैं। देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी हैं। घोसी में ये सीट गई है राजभर के खाते में, छड़ी वाले निशान के खाते में। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण राजभर। सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है बीजेपी ने। बलिया में नीरज शेखर हैं, जो चंद्रशेखर के बेटे हैं, प्रधानमंत्री साहब के बेटे हैं। गाजीपुर में पारसनाथ राय को टिकट दिया है बीजेपी ने, अपर कास्ट हैं। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, अपर कास्ट है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्जापुर की सीट ये अनुप्रिया पटेल के खाते में गई है, माने अपना दल के खाते में गई है। खुद अनुप्रिया यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो 11 सीटें हैं सामान्य, और 2 बांसगांव रावर्ट्सगंज की सीटें हैं, वहां पे सच्चाई ये है कि पड़ला इस समय
इंडिया अलायंस के पक्ष में झुका हुआ है। अब अगर इनमें से कुछ खास सीटें आप देखें तो बांसगांव बिल्कुल गोरखपुर से लगी हुई सीट है, और गोरखपुर में खुद काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन सामाजिक समीकरण यहाँ पे बनाया है। काजल निषाद गोरखपुर से हैं, तो आपके मिर्जापुर से रमेश बिंद हैं, सलेमपुर से रामशंकर राजभर हैं, इधर आइएगा आप अफजाल अंसारी हैं गाजीपुर से, और देवरिया से खैर ये कांग्रेस के खाते में है, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, और इधर बीरेंद्र सिंह हैं चंदौली से। तो जो राजभर, बिंद और आपका निषाद, ये जो सीटें हैं, कुर्मी, ये अफजल अंसारी जो आपकी गाजीपुर की सीट है, घोसी में उन्होंने राजू राय को टिकट दिया है, और इधर बलिया में सनातन पांडे को टिकट दिया है, चंदौली में बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया, ये कुछ अपर कास्ट को भी टिकट दिया है। तो एक अच्छा सामाजिक समीकरण जिसमें ब्राह्मण भी है, आपका ठाकुर भी है, और भूमिहार भी है, इधर अफजल अंसारी भी हैं, और उधर अति पिछड़ा समाज को भी टिकट उन्होंने दिया है। राबर्ट्सगंज में चूंकि ये रिजर्व सीट है तो यहाँ पर छोटेलाल खरबार को टिकट दिया है सपा ने, और बांसगांव से सदल प्रसाद को टिकट दिया कांग्रेस ने, जबकि बीजेपी से कमलेश पासवान है जो पिछली बार चुनाव जीते थे। तो ये तो कुछ टिकटों का वितरण है। अब असली जो सवाल आता है कि यहाँ पे पूरे तरीके से इज्जत दांव पे लगी है, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की भी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, बांसगांव और यहाँ पर ये जो आसपास का 4-5 लोकसभा सीटें हैं उस पर कितना प्रभाव डालेंगे। इधर आप आइएगा बनारस के इर्द गिर्द की जो सीटें हैं उस पर कितना प्रभाव डालेंगे नरेंद्र मोदी। इन सीटों पर क्या होने जा रहा है? अब सच्चाई ये है कि गोरखपुर की सीट भी फंसी हुई है। वाराणसी में आप ये कह सकते हैं कि अजय राय नहीं हरा सकते नरेंद्र मोदी को, लेकिन जो फासला है हार जीत का वो काफी कम होने वाला है, और अजय राय बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि बनारस से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए आती तो नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किल हो जाती। वो जो कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिलाना, वो स्थिति नरेंद्र मोदी की हो जाती। आज जहां वो कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं शायद वहां पर भी वो बेचैन होते अगर प्रियंका गांधी इस बनारस से होती तो। लेकिन चुनाव वहां बहुत अच्छा, क्योंकि अमित शाह बैठे हैं वहां पे, CR पाटिल भी बैठे हैं, तमाम और गुजरात से, दूसरे राज्यों से भाजपा के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सामाजिक समीकरण है उसमें आप देखिएगा कि जो कुछ मुद्दे हैं, जो कोर मुद्दे हैं, एक तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और हर जाति और वर्ग में, हर समाज में ये मुद्दा काम कर रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आने से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नैरेटिव वाला फायदा मिल रहा है। जो सपा के साथ जाने में अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां कंफर्ट नहीं होती थीं, वो राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी के सोशल जस्टिस को लेकर के कमिटमेंट की वजह से संविधान बचाने का एक बड़ा मुद्दा, अब वो तो पूरे भारत में, लेकिन अगर हम केवल पूर्वांचल की बात करें तो ये तो कांशीराम की एक तरह से प्रयोगशाला रही है। एक जमाना था जब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ती थीं, जीतती थीं, तो वो एक इलाका है। तो यहाँ सामाजिक न्याय के लिए ज़्यादा एक तरह से की उर्वरता है, तो इसलिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसका बड़ा फायदा उनको मिल रहा है। तो एक तरह से पूर्वांचल के इन 13 सीटों पर पड़ना तो इंडिया अलायंस का भारी है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है आपके देवरिया में और आपके बांसगांव में, बीरेंद्र चौधरी भी एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये यहाँ से
3 जगह है महाराजगंज। अब इसमें आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव राहुल गांधी की इमेज पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के मुद्दों पर लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, लोग उसको समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, चाहे वो कर्ज माफी का मुद्दा हो या सरकारी नौकरियां 30 लाख देने का वादा हो, इसके अलावा 1 लाख रुपए जो एक गरीब महिला को मिलना है वो है, या पहली नौकरी का जो वादा है नौजवानों के लिए, ये बड़े इशू हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जैसी जमीन पर वो संविधान बचाने का है, जो जाटव बरादरी है, जो दलितों में अन्य और जो जातियां हैं यहाँ पे, चाहे वो धोबी हो, खरवार हो या वाल्मीकि और सोनकर को आप कह सकते हैं कि थोड़ा भाजपा के साथ पारंपरिक रूप से, लेकिन उसमें भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कट रहा है, थोड़ा सा कोरी है। तो ये तमाम जातियां संविधान बचाने के मुद्दे पर जा रही हैं इंडिया अलायंस के साथ। तो इन 13 सीटों में से स्थिति ये लगती है कि जैसे 10 सीटों पर बहुत क्लियर कट इंडिया अलायंस भारी है, और बाकी जो 3 सीटें हैं आप उसमें से कह सकते हैं कि बनारस को छोड़ दीजिए तो 2 और सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। तो 13 में से 1 सीट छोड़ करके बाकी 12 सीटों पर इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन उसमें भी 10 सीटों पर इंडिया अलायंस का अपर हैंड दिखाई पड़ता है। अब देखना यह है कि 1 तारीख को वोटिंग किस तरह से होती है और चुनाव नतीजे आएंगे 4 तारीख को, और देखेंगे कि उस दिन ये जो डीप पूर्वांचल है वो किसका राज तिलक कर रहा है। शुक्रिया।